मित्रों नमस्कार। आज हम लोग देश में चल रहे एक बहस पर चर्चा करना चाहेंगे जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस कह सकते हैं, यानी समान नागरिक संहिता की बहस कह सकते हैं। मेरा नाम है व्यास जी। हुआ यूँ कि लगभग 15-16 जून के आसपास जो आज की तारीख में लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड है, 22वां लॉ कमीशन, उसने एक नोटिस जारी किया, एक तरह से आम सूचना जारी किया और यह कहा कि हम 1 महीने का विंडो देते हैं, समय देते हैं नागरिकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में उनके विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप बताएं। ये मामला कई लोग ये सोच रहे थे कि 21वें लॉ कमीशन ने तो ये कहा कि देश में अभी जो वर्तमान की स्थिति है, उस वर्तमान की स्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई चर्चा जो अगर हो भी रही है या की भी जाएगी या की भी गई है, चूँकि 2016 में ही 21वें विधि आयोग ने, 21वें लॉ कमीशन ने लोगों के विचार आमंत्रित किए थे, तो कहा कि यह संभव नहीं है वर्तमान परिवेश में। समझा जाए वर्तमान परिवेश क्या है। वर्तमान परिवेश धार्मिक नफरत, विद्वेष और उन्माद का परिवेश हो गया है। और जहाँ तक इस नागरिक संहिता का सवाल है, ये विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, संस्कृतियों में जो हमारे देश के लोग हैं, यानी जो विविधता हमारे यहाँ पे है, उन सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित है। 21वें लॉ कमीशन ने जब इस आधार पे कहा कि अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो अब तो 22वें लॉ कमीशन ने किस परिस्थिति में यह कहा कि नहीं 1 महीने का आपको समय देते हैं, जैसे बहुत ही हड़बड़ी हो गई हो, जैसे बहुत ही शीघ्रता करने के लिए कहीं से उनको आदेश दिया गया हो, या वे स्वयं शीघ्रता करना चाहते हैं। मित्रों, हाल में 2-3 दिन पहले की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि समान नागरिक संहिता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक परिवार में ऐसा नहीं हो सकता कि एक सदस्य शादी ब्याह के मामले में किसी एक कानून से शासित होते हों और दूसरे सदस्य दूसरे कानून से शासित होते हैं। बात बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कही, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप मढ़ दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि शायद उनकी दृष्टि हिंदू मुसलमान वाले बिंदु पर है, जिसको लेकर के देश में उन्माद और विद्वेष का वातावरण फैल रहा है। और तब तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से चीज़ों को रखने लगे। किसी ने कंडीशनल ढंग से कहा कि ये शर्तें हैं और उसी से लागू होना चाहिए, नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और कुछ एक ने विरोध में कहा, बहुत सारे लोग अभी सामने आए नहीं हैं। एक आध मंत्रियों के भी बयान मैंने हिंदू में देखे और उन्होंने भी कहा कि तुष्टीकरण की नीति का पालन किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू मुसलमान के बाइनरी से, हिंदू मुसलमान के चश्मे से सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग इस समस्या को देख रहे हैं। स्पष्ट हो गया कि लॉ कमीशन ने अपने मन से ये चीज़ नहीं छेड़ी है, उनको कहा गया होगा कि आप इसको शुरू कीजिए। हालांकि शीघ्रता क्यों कर रही है, क्यों इसकी अर्जेंसी आ गई है, ऐसा उन्होंने नहीं बताया है। कल मैं देख रहा था NDTV में, NDTV के जो इंटरनेट का जो न्यूज़ पोर्टल है, उसमें आ रहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य मदनी साहब, सीनियर मदनी, उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यह होना ज़रूरी है, तो फिर लॉ कमीशन ने जो हम लोगों से मांगा या आम जनता से मांगा है, तो वो तो भेजने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोग तय कर चुके हैं, उनको क्या करना है। अब मित्रों, यह एक राजनीतिक इशू भी बन गया है और चूँकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए भी देख करके लगता है कि भाई मामला क्या है, क्या इसके आधार पर पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान ही को बनाना है, कि इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता केवल हिंदू या मुसलमान को ही है, या देश में जितनी संस्कृतियाँ, जितने धर्म के लोग रहते हैं, सबके मद्देनज़र है। और अचानक ये आवश्यकता तुरंत क्यों आ पड़ी, ये सोचने का विषय है। मैं थोड़ा कानूनी ढंग से
और अन्य दूसरे बिंदुओं के आधार पर इसको आपके साथ समझना चाहूँगा। ये बात उभर के सामने आ रही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि देश में एक समान नागरिक संहिता हो। अब बहुत बढ़िया बात कही गई उसमें, और यह भी सोचने की बात है कि जो बहस मुबाहिसे संविधान सभा में हुए रहे होंगे या हुए थे, उसमें क्यों ये निर्णय लिया गया कि इस बिंदु को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा जाए, इसे फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार में नहीं रखा जाए, इसे प्रीएम्बल में नहीं रखा जाए। क्योंकि प्रीएम्बल में तो न्याय की बात कही, स्वतंत्रता की बात कही, बंधुता की बात कही, समानता की बात कही और धर्मनिरपेक्षता की बात की और समाजवाद की भी बात उसमें आई है और जनतांत्रिक रिपब्लिक की भी बात कही गई है। तो कहीं न कहीं संविधान सभा में जब बहस हो रही होगी, ये सोचा जा रहा होगा, समझा जा रहा होगा कि भारत में जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं के मद्देनज़र प्रयास किए जाने चाहिए, न कि यह ज़रूरी है कि होना ही चाहिए और आज की तारीख में ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर 51, 52, 53, 54, 55 इतने वर्ष गुजर गए कि हो जाना चाहिए था। और क्या वजह है कि किसमें लॉ कमीशन ने कहा कि ये फिजिबल नहीं है। अगर आप अनुच्छेद 29 जो संविधान का है, जो फंडामेंटल राइट्स में है, उसका स्मरण करें, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हर जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है या समूह है, उस सभी को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ये जो शादी ब्याह का मामला है, कहीं ना कहीं संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ मैं आना चाहूँगा कि यदि यह तर्क दिया जाए कि चूँकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, तो 44 के पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लागू नहीं हो सकी हैं, जिसके लिए प्रयास हम नहीं जानते कितना प्रयास किया हुआ है। जैसे अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन, और ये भी कहा गया है कि राइट टू वर्क सबको मिलना चाहिए। यदि परिवार के एक सदस्य के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, तो यह भी नहीं होना चाहिए कि एक सदस्य बेरोजगार हो, एक सदस्य अनपढ़ हो या कम शिक्षा पाए हुए हो और दूसरा सदस्य रोजगार में हो, बढ़िया कर रहा हो और शिक्षित भी हो। यानी क्या हमने अनुच्छेद 41 के तहत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया था, उसके अनुसार कार्रवाई कर ली है? क्या हमने महंगाई को ख़त्म कर दिया है? क्या हमने बेरोजगारी को समाप्त कर दिया है? क्या हमने अशिक्षा पर काबू पा लिया है? अगर यह पा लिया तो हमें आगे भी बढ़ने की आवश्यकता है। और 39 में तो ये कहा गया है कि आप जो संकेंद्रण है, जो केंद्रीकरण है धन का, वेल्थ का, हमारा आर्थिक तंत्र ऐसे होना चाहिए कि उसका संकेंद्रण नहीं हो, कुछ हाथों में वो नहीं सिमटा हुआ हो। इनइक्वालिटी उससे फैलती है और उससे कुछ लोग गरीब रहते हैं, कुछ लोग बहुत ही अगाध धनी हो जाते हैं। कई जो लोगों के बारे में चर्चाएं आती हैं, ये माना जाता है कि वो तो पूरे आर्थिक सिस्टम को चलाते हैं। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बातें आती हैं, हमने उसे तो हल नहीं किया। 39B में कहा गया कि जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, उनका ऐसा बंटवारा होना चाहिए कि वो कॉमन गुड को सब सर्व करें। कॉमन गुड के हिसाब से कम्युनिटी रिसोर्सेज का उपयोग किया जाए, रिसोर्स का एलोकेशन हो। क्या इसका हमने पालन कर लिया? हमने इसका पालन नहीं किया। देश में असमानता बढ़ती चली जा रही है, देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है, खाई बढ़ती चली जा रही है। गरीबी एक रिलेटिव चीज़ होती है, और जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का निर्णय होता है, तो समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब है 80 करोड़ लोग अपने कमाई से अनाज तक नहीं खरीद सकते खाने के लिए। आप कहते रहें कि सूचकांक महंगाई का घट रहा है, लेकिन बाजार में उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। अग्रहियों से पूछिए, वो बताएंगी कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मेरी तो श्रीमती जी बराबर कहती रहती है कि महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। हम तो पेंशन भोगी लोग हैं और सेवा में भी थे, तो जितना मिलता था उसी में काम चलता था। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग
बाजार को देख के रह रहे हैं, अन्य बहुत सारी अपनी जिम्मेवारियां भी होती हैं, उन जिम्मेवारियों को देखा जाता है। हेल्थ, स्वास्थ्य, बाजार के हवाले स्वास्थ्य दे देने से नहीं चलेगा। राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क के साथ राइट टू एजुकेशन के साथ राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए। जिस तरीके से फीस बढ़ी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ और मैं जानता हूँ कि ऐसी फीस बढ़ा दी गई और लंबे समय से आंदोलन चल रहे थे। वो है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन है तो गरीब के बच्चे से लेकर के, यानी उस परिवार के हर सदस्य के बच्चे से लेकर के नौजवानों तक को पढ़ाई मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है। राइट टू वर्क नहीं मिल रहा है तो फिर हम कहेंगे नहीं, तो फिर एक भाई एक कानून से शासित होगा, दूसरे कानून से दूसरा भाई को नागरिक संहिता के मामले में शासित होगा, ये उचित नहीं है। तो टोटलिटी में बात करनी चाहिए और ये आशा की जाती है कि जो हमारे देश के कर्णधार हैं वे टोटल, मैं कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो सम्मान करते हैं, लेकिन मैं केवल उन तर्कों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो तर्क उन्हें भी विचार करना चाहिए। इसलिए मैं इन चीज़ों को रख रहा हूँ, या रूलिंग पार्टी को, सत्ताधारी दल को विचार करना चाहिए। जो 38 अनुच्छेद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो क्या कहता है? वो कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life। और इसका दूसरा क्लॉज कहता है the state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vacations। क्या हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हासिल कर लिया? क्या हमने समाज में समानता का वातावरण क्रिएट कर दिया? नहीं किया। तो हम 38 की बजाय 39 की बजाय 41 की बजाय सीधे 44 पर जंप कर रहे हैं। इसका तो कारण बहुत साफ शब्दों में आ रहा है। समाज में जिस तरीके का आपस में फैला हुआ है नफ़रत का वातावरण, उस नफ़रत के वातावरण में इसीलिए 21वें लॉ कमीशन ने कहा कि अभी वो समय नहीं आया है और फिजिबल नहीं है। अब मैं दूसरे बिंदुओं पर आ रहा हूँ। मैं देख रहा था कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उनका जो नागरिक संहिता है वो अलग अलग तरीके, शादी ब्याह के नियम उनके अलग हैं, अलग तरीके से होता है। जो हिंदू बिरादरी है जिसमें अधिकांश लोग आते हैं, सपिंड के बीच शादी नहीं हो सकती, प्राइवेट रिलेशनशिप मौजूद है जो वो संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत के हिंदू और दक्षिण भारत के हिंदू दोनों के शादी ब्याह का तरीका सेम हो, जो रिचुअल सेम हो, ऐसा नहीं है। ये अपने अपने कस्टम से गाइड होता है, अपने अपने कस्टम से नियंत्रित होता है। इसीलिए कहा जाता है जूरिस्प्रूडेंस में, न्याय शास्त्र में, कि कानून के 3 स्रोत होते हैं। पहला है कस्टमरी लॉ, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परंपरा से अगर चली आ रही होती हैं तो वे एक तरीके से लॉ की शक्ल अख्तियार कर लेती है। दूसरा है जज मेड लॉ, जो जुडिशरी के आधार पर, अभी भी आप जानते हैं कि प्रीवी काउंसिल ने जो फैसले किए थे उसके आधार पर हमारे यहाँ इसे लागू भी माना जाता है। और तीसरा है स्टैट्यूट एक्ट जो बने हुए हैं। शादी ब्याह को लेकर के क्रिश्चियंस के लिए अलग एक्ट बने हुए हैं, मोहम्मदन लॉ के अलग एक्ट बने हुए हैं, सारे के सारे 47 के पहले के एक्ट हैं। आनंद कारज एक्ट हमारे जो सिख भाई बंधु हैं उनके लिए बने हुए हैं। पारसी भाई बहनों के लिए अलग से एक पारसी एक्ट बना हुआ है। यानी हमारे यहाँ जिस जिस धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं उनके लिए अलग अलग अधिनियम भी बने हुए हैं जो कोडिफाई किया गया है। इसलिए अगर यह निर्णय लिया जाता है कि सबको यूनिफॉर्म कर दिया जाए, ये तो ऐसे ही हुआ कि यदि किसी की उंगली बड़ी और किसी की कोई उंगली छोटी हो तो काट के आप उसको कहेंगे नहीं, सब बराबर होना चाहिए। यदि कोई ज़्यादा लंबा कोई कम छोटा हो तो बोले कि उसके टांग काट करके सबको बराबर कर दो। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी का मतलब विध्वंस नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी का मतलब
यह होता है कि यदि किसी को सामाजिक परिस्थिति में कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा हो जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उस नुकसान की पूर्ति होनी चाहिए। समानता के सिद्धांत का मतलब हुआ कि अगर किसी को असमान परिस्थिति में रहना पड़ रहा है तो उस असमान परिस्थिति को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। यदि किसी का शोषण हो रहा है तो उस शोषण को हटाया जाए। शादी ब्याह में दो पक्ष होते हैं, एक पुरुष होता है, एक महिला होती है। हालांकि अभी तो जो LGBTQ कम्युनिटी है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी कहते हैं कि हमें भी शादी का अधिकार दिया जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट उसको मान लेता है तो पुरुष और पुरुष में भी शादी हो सकती है, महिला और महिला में भी शादी हो सकती है, जो क्वियर ग्रुप है उनके बीच में शादी हो सकती है, जो ट्रांस लोग हैं उनके बीच में शादी हो सकती है। तो चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जा रहा है कि LGBTQ के प्लस के बीच में अलग से शादियाँ हो रही हैं। लेकिन हम तत्काल अगर ये माने कि पुरुष और महिला के बीच शादी होगी, पति और पत्नी के रूप में बनेंगे, तो निश्चित तौर से महिलाओं को जो मैरिज की परंपराएं या जो मैरिज के कानून समानता का अधिकार नहीं देते, क्योंकि हमारा कानून समानता की बात करता है, उन बिंदुओं को डिस्कस करके निकाल लेना चाहिए। लेकिन अभी तक लॉ कमीशन ने किन किन बिंदुओं पर समान नागरिक संहिता की बात सोच रहे हैं इसे नहीं बताया, इसे खुला छोड़ दिया, और परिणाम निकल रहा है कि आपस में बिना बात के बहस हो रही है। आप ये कहेंगे ठीक है, चूँकि सामाजिक रूप से ये माना गया है कि लड़की जो है, जो गर्ल चाइल्ड है, सब कुछ के बावजूद समानता का अधिकार उसे समाज में नहीं मिला हुआ है। तो समानता का अधिकार देने के लिए चाहे सक्सेशन की बात हो, चाहे शादी के बाद डाइवोर्स की बात हो, चाहे डॉरी की बात हो, डॉरी भयानक रूप से चल रहा है, दहेज भयानक रूप से चल रहा है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के बावजूद, चाहे बाल विवाह की बात हो, यानी शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, या अभी कई जनजातियों में तो बहुविवाह की प्रथा है, यहाँ तक कि पॉलिएंड्री की प्रथा है, एक स्त्री कई पुरुषों से शादी करती है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और महिलाओं का जहाँ शोषण हो रहा हो, जहाँ समानता का अधिकार नहीं मिल रहा हो, जहाँ मेंटेनेंस नहीं मिल रहा हो, जहाँ उनको सक्सेशन नहीं मिल रहा हो, पति के संपत्ति में अधिकार नहीं मिल रहा हो, जहाँ डिजर्ट कर दिया जाता हो और डाइवोर्स भी नहीं है, तो डिजर्शन के समय डिजर्शन यदि आपने कर दिया तो फिर पत्नी का गुजारा कैसे चलेगा? आपने घर से निकाल दिया या खुद घर से बाहर निकल गए और कहा कि ठीक है अब तुम अपना ध्यान दो। तो इन चीज़ों पर विचार करके यदि कोई ड्राफ्ट आता, कोई प्रारूप आता लॉ कमीशन की ओर से या सत्ता पक्ष की ओर से, सत्ताधारी दल की ओर से, कि भाई इन आधारों पे होना चाहिए, तो उस पर विचार किया जा सकता है। अब बिल्कुल स्लेट खाली है और ऐसे समय उस स्लेट पर विचार मांगे जा रहे हैं, और इस तरह की जो बहस शुरू हो रही है, इसे लगता है कि राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है। अरे भाई, राजनीतिक लोगों के बीच का मामला नहीं है, यह मानवीय मामला है, यह मेरे और आपका मामला है, यह मेरे और मेरी पत्नी के बीच का मामला है, यह मेरी बेटी का मामला है, मेरी बहन का मामला है। वैसी दशा में यदि महिलाओं के दृष्टिकोण से, उनको समानता देने के दृष्टिकोण से अगर कोई विचार होता तो समझ में आ सकता था। और शादी का तरीका, अगर कोई वेदी पर बैठ रहा हो, कोई जो है सो मंगलसूत्र पहना रहा हो, कोई जो है सो सप्तपदी कर रहा हो, कोई चर्च में जाके कर रहा हो, कोई एग्रीमेंट कर रहा हो, उसमें क्या आपत्ति किसी को हो सकती है? उसमें कौन से समानता की आवश्यकता है? वो तो कल्चर से तय होता है, वो ट्रेडिशन से तय होता है, वो परंपरा से तय होता है, कस्टमरी लॉ से तय होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ बिंदुओं पर ही समान नागरिक संहिता की बात सोची जा सकती है। शादी के तरीके पर नहीं सोची जानी चाहिए, क्योंकि उसके अलग अलग कल्चरल पैटर्न होते हैं, कल्चरल विश्वास होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि महिलाओं को बराबरी का हक देने के दृष्टिकोण से, महिलाओं को सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से, क्योंकि पति पत्नी का मामला है, इन बिंदुओं पर एक ड्राफ्ट आना चाहिए लॉ कमीशन की ओर से, और तब उस पर बहस हो, विचार हो, और उस विचार के बाद कोई तर्कसंगत निर्णय लिया जा सके। ये अफरा तफरी में चूँकि चुनाव आ रहे हैं, इस कारण से मोबिलाइजेशन हो, पोलराइजेशन हो, ऐसा मुझे लगता है कि पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जो सही ढंग से सोचने वाले लोग हैं, उन्हें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है।
ये बहुत ही मनुष्य के पूरे जीवन को, समाज को प्रभावित करने वाला मामला है और इसमें अफरा तफरी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए। ये मित्रों मैं आपसे कहना चाहता था। मुझे आशा है कि आपको मेरी बात शायद पसंद आई, ज़रूर होगी। पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें। आप अपनी टिप्पणी से भी मुझे लाभान्वित करें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।